मैसेज मिला है यार? यस, स्टार्टेड। Yes, sir. ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अगेन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून होगा, हुआ नहीं। अच्छा, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद दिला दें आप सबको कि हम लोग पीजीबीपी कर रहे हैं, प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। इट्स अ ह्यूज टॉपिक, शॉर्टकट नहीं कर सकते सर। शॉर्टकट करेंगे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट जाता है, और मैं ये नहीं चाहता सर, आप लोग भी नहीं चाहते होंगे। और सबसे बड़ा बात कि सर, एज ए टैक्स प्रोफेशनल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ईच एंड एवरी प्रॉफिट, मतलब प्रोविजंस। अगर आपको प्रोविजंस पता है तो आपका बल्ले बल्ले, अगर प्रोविजंस नहीं पता है तो हो एकदम साइड हो जाओगे सर। तो फिर कहना क्या चाहते हैं सर? कुछ नहीं, हम लोग जो प्रोविजंस वाइज डिस्कशंस कर रहे थे उसी में कंटिन्यूएशन रहेगा। दो चार इंपॉर्टेंट सेक्शंस बाकी है पीजीबीपी। सारा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो चुका है, बस इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शंस है लाइक 44 43 का कुछ एरिया है, बस उसमें थोड़ा बातचीत करना बाकी है। लेकिन किंतु परंतु आज ना कुछ क्वेश्चन करेंगे, ऑब्वियसली प्रोविजंस भी पढ़ेंगे, बट आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सर कैसा क्वेश्चन? सर पीजीबीपी रिलेटेड क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम में कभी भी कहीं भी किसी भी हालत में पूछ सकता है। ठीक है, मतलब एग्जाम तो पूछेगा ही, और रियल लाइफ में भी जरूरी है सर। टैक्स मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया है। तो चलो एक काम करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सर सबसे पहले तो स्क्रीन शेयर कर लिया मैंने, मुझे बताओगे कोई कि स्क्रीन शेयर है या नहीं? यस, स्क्रीन शेयर है ना सबको? मुझे इतना बता दे सर कि स्क्रीन शेयर আছে कि नहीं रे? कोनिका, নীল, আয়ান। ওকে স্যার, বলে দিবি স্ক্রিন শেয়ার অনেক সময় কি হয় থাকে না। তখন কি হয় না, পরে তোরাই যখন এটা রেকর্ডিং করতে যাবি তখন তোরাই বলবি কি স্যার স্ক্রিনটা শেয়ার নেই, আর আমি এদিকে অনেক কিছু বলে ফেলেছি কিন্তু स्क्रीन ही शेयर करी, तो मुश्किल हो जाएगा ना सर। इसीलिए इसीलिए आप लोगों को हमेशा मैं पूछता रहता हूँ कि सर स्क्रीन शेयर है कि नहीं, बोलो। अच्छा देखो, एक बार सेक्शन का रिकॉल हमेशा करता रहता हूँ, है ना। एवरी क्लास, एवरी वीक, एवरी क्लास सेक्शन थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो पीजीबीपी पढ़ना है तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या क्या है सर? ऑब्वियसली मेथड ऑफ अकाउंटिंग सेक्शन 145, जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग इनकम टैक्स में इनकम चार्जेबल अंडर पीजीबीपी के बारे में बोला है। लेकिन मेन जो सेक्शन है पीजीबीपी का स्पेसिफिकली वो सेक्शन 28 से स्टार्ट होता है। सेक्शन 28 से स्टार्ट होके 29, 30, 32, ओके, 29, 30, 32। मैंने 30 से इंपॉर्टेंट, 30 क्या है? 30 से चालू होता है एडमिसेबल डिडक्शंस, माने जो पीएल में आप डिडक्ट कर सकते हो। बार बार बोल रहा हूँ, ये पूरा खेल पीएल में डिडक्ट करने का परमिशन देना और पीएल में डिडक्ट ना करने का परमिशन देना। माने कुछ ऐसे खर्चाएं हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं, कुछ ऐसे लॉसेस हैं जिसको पीएल में डेबिट करने से मना करता है, और कुछ ऐसे खर्चा ये वगैरह है जिसको पीएल में डेबिट करने से हाँ बोलता है। ठीक है, तो ये हाँ ना के चक्कर में स्टूडेंट फंस जाते हैं। हाँ या ना, अलाउ करे कि ना करे, पीएल में अलाउ होगा कि नहीं होगा, इट्स ऑल अबाउट। पीजीपीपी माने क्या? प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो एक बिजनेसमैन को, एक प्रोफेशनल्स को अपना पीएल डेवलप करना पड़ता है ना। बिजनेस और प्रोफेशन का और क्या है सर? अकाउंट्स तो डेवलप करना है ना। अच्छा, अकाउंट्स डेवलप करना सबके लिए मैंडेटरी है क्या? नहीं सर, नॉट मैंडेटरी टू एवरीबॉडी। एवरी बिजनेस, एवरी प्रोफेशन को मैंडेटरी नहीं है। हाँ, वॉलेंटरीली हर कोई कर सकता है, बट मैंडेटरीली देयर आर सर्टेन इनकम टैक्स रूल कि किसे अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में भी बात करूंगा। 44 का ये सेक्शन है, आई विल डिस्कस
इन दी लैटर स्टेज, आगे आगे बात हो जाएगा सर। सेक्शन 30 मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ सर, याद रखिए। सेक्शन 30 स्टार्ट करता है एडमिसिबल डिडक्शंस के बारे में, जहां पर आपको पीएल में डेबिट करने का मौका दिया जाता है कि यस, मौका माने आप बिल्कुल डिडक्ट कर सकते हो। और ये सेक्शन 30 से स्टार्ट होता है, फिर 31, फिर 32। 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्रिसिएशन का बात करता है। फिर 32 के अंदर एडिशनल डिप्रिसिएशन, 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A। 35 साइंटिफिक रिसर्च के पीछे खर्चा करना, या तो अपने बिजनेस के लिए या फिर कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को पेमेंट करके। 35AD इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स डिडक्शंस, है ना। 35, अच्छा 35 के अंदर ये जो एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कंपनी, कॉलेज, आईआईटी वगैरह को जो कोई बिजनेसमैन अगर रिसर्च के लिए पेमेंट करता है ना, आउटसाइडर्स को पेमेंट करना, उसमें भी 100% डिडक्शन अवेलेबल होता है सर। ये देश के उन्नति के लिए है, ठीक है, ये देश के उन्नति के लिए है। रिसर्च होगा तब ना देश आगे बढ़ेगा। जैसे रिसेंटली चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, सबको पता है ना। लॉन्च बने, एकदम लॉन्च भी हो गया और चांद में भी पहुंच गए, एकदम सॉफ्ट लैंडिंग। ऐसे ममता दीदी का मेम्स तो देखे होंगे। हाँ सर, ममता दीदी का क्या बोला है राकेश, सुना आप लोगों ने? चांद में राकेश रोशन चांद में गया है। गजब का सीएम है हम लोग का। ऐसा सीएम हर हर एक स्टेट को मिल जाए, पार्टी ही पार्टी होगा। राकेश रोशन कहाँ से आते हम लोग अकेला क्यों भुगते हैं? कितना? हम लोग अकेला क्यों भुगते? हाँ वही सबको तो, भुगतना चाहिए। ऐसा सीएम इंडिया का हर एक स्टेट में होना चाहिए। मतलब उसको बोलते हैं ना, मौजा ही मौजा। रेस्पेक्टेड सीएम है और होना भी चाहिए। ऐसा सीएम होगा तब ना माँ माटी मानुस का डेवलपमेंट तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। सर नाम गलत बोला, दैट्स नॉट द इशू। कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन बार बार गलत होता है। एक आध बार हो सकता है, इंसान है, गलत हो सकता है। अच्छा राकेश रोशन चांद में गया था? राकेश शर्मा। देखो हम लोग भी गलत सीखे। राकेश शर्मा चांद में गया था? चांद में नहीं, स्पेस में गया था, चांद में नहीं गया था। स्पेस और चांद में भी फर्क होता है। अ, चलो दैट्स डिफरेंट। लेकिन सर एक बात, कोई कोई ना थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है कि एक्चुअली कौन कर रहा है, ऑपोजिशन वाले। कहता है कि इंडिया इंडिया में लोग भूख मरी है, इंडिया में गरीबी है, फिर भी इंडिया चंद्रयान लॉन्च कर रहा है। अरे भाई तुमको क्या, तुम देखने आए हो कि हमारे देश में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, ऑब्वियसली प्रॉब्लम है हमारे देश में, बहुत बड़ा देश है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, एग्री करता हूँ। बट हमारे साइंटिफिक रिसर्च को रोकने वाले तुम कौन होते हो भाई? हाँ, मैंने हम लोग अच्छा करें ना, दुनिया को बर्दाश्त नहीं है। स्पेशली यूरोपियन यूनियंस को, चाइना को, और विरोधी दल को भी पसंद नहीं है। क्यों? देश अच्छा क्यों करेगा? देश का लोग बेकार रहे, देश साइंटिफिकली पीछे रहे, देश में न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ना हो, यही तो दुनिया चाहता है। क्योंकि जितना हम लोग डेवलप कर जाएंगे तो फिर उनका प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे, फिर वो लोग गरीब हो जाएंगे, हमारा प्रोडक्ट हम लोग सेल करेंगे, बड़े हो जाएंगे। कोई नहीं चाहेगा कि आप बड़े हो, है ना सर। आपको खुद अपना, अब खुद को बड़ा करना पड़ेगा। चलो ठीक है सर, वापस आ जाते हैं। तो बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च में अगर कोई बिजनेसमैन किसी आउटसाइडर्स को भी पेमेंट करता है ना, तो उसको भी डिडक्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। वी ऑल नो दीज थिंग्स। 35AD इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स डिडक्शंस, वीवीआईपी पॉइंट है। फिर 35DDA, 35D, 35DDA, ठीक है। 36, 37 तक का जो एरिया है ये अलाउड एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है। उसके बाद सेक्शन 40 का एरिया आता है, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा सर, अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल, जो पीएल में डिडक्ट करने नहीं देगा, ठीक है। तो इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसी के अंदर एक पॉइंट था सर, सेक्शन 40 के अंदर ही, 40 सबसेक्शन बी, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स और एलएलपी के ऊपर एक क्वेश्चन था। किया था इसके बारे में कोई क्वेश्चन आप लोगों ने, हम लोगों ने क्लास में किया था सर, याद है किसी को? हाँ, क्वेश्चन आई थिंक नहीं किया था। हाँ, क्वेश्चन नहीं हुआ था।
40A के बारे में डिस्कशंस मैंने कर दिया था, 40A भी हो गया था, 40A के और भी जो भी सेक्शन है सभी हो गया था। 40 सबसेक्शन बी के ऊपर एक बात कर लेंगे सर, ठीक है, जो बेसिकली पार्टनरशिप फार्म्स और एलएलपी के बारे में बात करता है। पार्टनरशिप फार्म और एलएलपी के अंदर बात करता है कि पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है, पार्टनरशिप डीड में वर्किंग पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, इसके ऊपर कुछ चर्चा है। और फिर आता है सर एक्सपेंस और पेमेंट्स नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, दैट इज 40A सबसेक्शन 2 रिलेटेड पार्टी कॉन्सेप्ट, ये भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था। 40A सबसेक्शन 3 पेमेंट का लिमिट के बारे में, ट्रांसपोर्टिंग कंपनी होगा तो 35,000 तक पे कैश पे कर सकते हैं, ये लास्ट क्लास में हुआ था। फिर 6DD का रूल, एक्सेप्शंस जहां कैश पेमेंट अलाउड होता है। ऐसे करते करते 41 पे भी बात कर चुके हैं सर, प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स, प्रॉफिट है पर वो चार्जेबल टू टैक्स है, वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर क्लास। अगर बाई चांस कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो प्लीज मुझे याद दिलाएं, मैं करवा दूंगा। तो आज मैं आपके साथ ना 43B में चर्चा करने वाला हूँ, सर्टेन डिडक्शंस टू बी अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 43B, वेट एंड वॉच सर, ये क्या पॉइंट है ये, मैंने कुछ ऐसे डिडक्शंस हैं जो सिर्फ एक्चुअल पेमेंट में ही दिया जाता है, माने अगर एक्चुअल में पेमेंट हो तो बिजनेसमैन उसका डिडक्शंस ले सकता है, अगर पेमेंट एक्चुअल में ना हो डिडक्शंस अवेल नहीं कर सकता। वीवीआईपी पॉइंट है 43B, आपको केस स्टडीज क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा। और 40B का एक क्वेश्चन, चलो 40B का एक क्वेश्चन करते हैं, वीवीआईपी क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है 40 सबसेक्शन। কণিকা হয়েছিল 40B এর কোনো কোশ্চেন করিয়েছিলাম আগে? নীল, কাউকে মনে পড়ছে? ना करा नहीं। ओके सर, चलो देखो ये राव एंड जैन वाला कोई क्वेश्चन हुआ था? आप लोग कॉपी में क्वेश्चन करते हो ना, जो भी क्वेश्चंस मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ, हेलो, जो भी क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ ना, क्वेश्चन आंसर, उसको कॉपी में जरूर प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। और वो भी जब भी क्वेश्चन लिखो तो कौन से सेक्शन का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, वो भी लिख लेना, ये रिवीजन के टाइम पे साइंटिफिकली हेल्प करेगा आपको, सेक्शन का रिविजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन लिखना फिर आंसर कर लेना, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, जो नहीं करता है वो फंस जाता है बाद में। आप लोगों को स्मार्ट बनना है कि बोका बनना है? सर हमें तो स्मार्ट बनना है, तो बनो ना स्मार्ट। अच्छा देखो राव एंड जैन, सर कौन है राव जैन? पार्टनरशिप फर्म है, दो पार्टनर है सर, हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स नहीं करने जा रहे हैं कोई कोई सोच रहा है कि अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप चलेगा क्या, अरे नहीं रे बाबा, देखो तो सही, इनकम टैक्स है। राव एंड जैन पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 2 partners reports a net profit of 7 lakh before deductions of the following items। कुछ आइटम को डिडक्ट करने से पहले ये लोग नेट प्रॉफिट डेवलप किया 7 लाख का। सैलरी ऑफ ₹20,000 ईच पर मंथ पेबल टू 2 वर्किंग पार्टनर्स, यानी राव एंड जैन पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स हैं उनको सैलरी भी दिया जाता है, वर्किंग पार्टनर है ना सर, तो वर्कर काम करते हैं तो सैलरी भी देना चाहिए। सैलरी ऑफ 20,000 ईच पर मंथ पेबल टू 2 वर्किंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म, और ये कहाँ लिखा है? डीड ऑफ पार्टनरशिप में लिखा है, इसीलिए दिया जाता है। पार्टनरशिप का जो डीड बनता है ना, एग्रीमेंट पेपर, उसमें दिया जाता है, लिखा जाता है, तभी जाके पार्टनर्स को सैलरी मिलता है। डिप्रिसिएशन, पार्टनरशिप बिजनेस में जो प्लांट एंड मशीनरी इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल माने यूज, इस्तेमाल माने यूज, प्लांट मशीनरी जो यूज हो रहा है उसमें डिप्रिसिएशन लगता है अंडर सेक्शन 32, अंडर सेक्शन 32, जिसका वैल्यूएशन भी दिया है 1,50,000। एंड मजा का बात देखो, कंप्यूटेड है सर, आपको मेहनत नहीं करना है। अगर कभी भी कुछ चीजें बोल दिया कंप्यूटेड, तो डोंट यूज योर प्रीशियस ब्रेन, आपका दिमाग दामी है ना सर, तो आपका दामी दिमाग को ना बेकार में मेहनत ना करवाओ, ठीक है। अगर कंप्यूटेड है तो फिर आप क्यों मेहनत करोगे? अगर कंप्यूटेशन नहीं हुआ करता था तो फिर आप मेहनत करके सेक्शन 32 के हिसाब से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते, ये सब भी हम लोग पहले भी क्लास में सीख चुके हैं, सेक्शन 32 का कैलकुलेशन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 15% पर एनम एज पर द पार्टनरशिप डीड, सर
ये तो अकाउंटेंसी जैसा ही हो रहा है। हाँ सर अकाउंटेंसी तो है, लेकिन ये इनकम टैक्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 15% पर annum। कंपनी ने पार्टनरशिप फार्म ने अपने कोई भी पार्टनर को कैपिटल दिया है, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने 15% इंटरेस्ट फार्म दे रहा है। ध्यान से सुनना, पार्टनर फार्म को कैपिटल दे रहा है और बदले में 15% इंटरेस्ट ले रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% पर annum। द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट इज 5 लाख। 5 लाख कैपिटल दिया है, बदले में 15% इंटरेस्ट मांग रहा है, और ये भी एज पर पार्टनरशिप डीड हो रहा है। पार्टनर बिजनेस में कैपिटल एंड कंट्रीब्यूट करता है ना कभी कभी, और उसमें इंटरेस्ट के साथ भी कंट्रीब्यूट करता है जरूरत के हिसाब से। तो 15% पर एनम ऐसा क्वेश्चन ने बताया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? पार्टनरशिप अकाउंट सबाई करे थे। पार्टनरशिप अकाउंट स्कूले 11-12 लेवल है, कॉलेज है, इवन आजकल मैमेर का जो निश्चित पार्टनरशिप হয়েছে সবার। मैम के पास पार्टनरशिप पढ़े होंगे ना आप लोग, ठीक ही होंगे तो कर लेना सर बाद में। कंप्यूट बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है मैंने दिखाया था। बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक सिस्टम है, 40 सबसेक्शन बी के तहत आपको बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अलाउएबल वर्किंग पार्टनर सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 एज पर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी। वर्किंग पार्टनर को जो सैलरी पे किया जा रहा है वो एज पर इनकम टैक्स पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप तो 20,000 करके बोल दिए अकाउंट्स में, लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूँ, इनकम टैक्स के साथ अकाउंट्स का 36 का आंकड़ा है। अकाउंट्स कुछ भी करे, इनकम टैक्स अपने हिसाब से रूल बना के बोलेगा कि जब टैक्स पे करना हो या टैक्स में डिडक्शंस लेना हो या टैक्स में एग्जेम्पशन लेना हो, एडवांटेज लेना हो, या जो भी, आपको एज पर इनकम टैक्स करना पड़ेगा, भले ही आपने अकाउंटेंसी में कुछ भी करके रखा, डजेंट मैटर। आपका अकाउंट्स आपका हिसाब दिखाएगा, वो अकाउंटिंग हिसाब है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, एज पर अकाउंटिंग रूल है। इनकम टैक्स में हम लोग इनकम टैक्स के हिसाब से काम करेंगे, बस यही आपको बताना चाहता है। तो दिस इज द 2 क्वेश्चंस। अब आपको इसका सोल्यूशन कैसे करना है, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करोगे, और वर्किंग पार्टनर सैलरी 40 सबसेक्शन बी में कितना अलाउ होगा। अलाउ माने डिडक्शंस मिलेगा, पीएल में डेबिट करने का मौका मिलेगा कितना, पूरा माने 20,000 पर मंथ पेबल टू 2 वर्किंग पार्टनर्स पूरा का पूरा मिल जाएगा, या देयर इज अ लिमिट। सर ये लिमिट पढ़ाए थे आप लोगों को, अब अगर आप लोग बोलोगे सर भूल गए, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट याद करके कर लेते हैं सर। और ये जो प्रीमियम का एक कॉन्सेप्ट था, एक क्वेश्चन था ना यहाँ पर प्रीमियम रिलेटेड, प्रीमियम इन द सेंस, प्रीमियम इन द सेंस क्या है सर, प्रीमियम नहीं सॉरी इंटरेस्ट, कैपिटल जो कंट्रीब्यूशन होता है क्या बोलता है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर authorized by and in accordance with the terms of the partnership deed and falling after the date of partnership deed to the extent of the excess of the amount calculated 12% simple interest per annum। तो अगर 15% दिया जा रहा है तो ऑब्वियस बात है कि ये ज्यादा दिया जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% पर annum मैंने एक्सेस हो रहा है ना, आपको अलाउ करते हैं 12% तक, तो आप 15% करोगे तो इनकम टैक्स अलाउ नहीं करेगा। पार्टनरशिप के लिए 15% खर्चा टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप अकाउंट्स में कर सकता है, बट इनकम टैक्स आपको 15% तक अलाउ नहीं करेगा, 12% तक अलाउ करेगा। ना बिग क्वेश्चन इसे सॉल्व कैसे करें, है ना, सबसे बड़ा सवाल, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। चलो ध्यान से देखिए सर, मैं ज्यादा लिखाने पे टाइम नहीं दे रहा हूँ सर, आप लोग इसको लिख लेना घर पे प्रैक्टिस के टाइम पे, क्योंकि मुझे बहुत सारा प्रोविजंस कवर करना है। मैं भी चाहूँ ना एक क्वेश्चंस को लेके भी लिख लिख के कराऊंगा, आधा घंटा से ऊपर टाइम चला जाएगा। सो आई डोंट वांट टू डू दैट अभी, क्योंकि मुझे प्रोविजंस बहुत कवर करना है, इसमें भी टाइम लगता है, एक प्रोविजन समझाओ फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करवाओ, तो इसलिए मैं एग्जांपल्स को सॉल्व
करा हुआ को समझा देता हूँ। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ऐसा करो। घर पे जब प्रैक्टिस करें तो लिख लिख के करें, क्योंकि लिखोगे तो एग्जाम में याद कर पाओगे। ठीक है, सर ने तो कभी क्लास में करवाता नहीं है, क्योंकि सर हम लोगों को प्रोविजंस पे ध्यान देना पड़ता है, इसलिए मैं इतना क्वेश्चंस सॉल्व कराने में ध्यान नहीं देता, प्रोविजंस पढ़ाने में ज्यादा ध्यान देता हूँ। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स इज ऑल अबाउट प्रोविजंस। ये बात जिसने समझ गया उसका जिंदगी बदल गया, जो नहीं समझा मुश्किल में पड़ गया। एज पर एक्सप्लेनेशन, थ्री टू सेक्शन 40 सबसेक्शन बी, बुक प्रॉफिट का मतलब क्या है? बुक प्रॉफिट shall mean the net profit as per the PL account for the relevant previous year, computed in the manner laid down in chapter 4D as increased by the aggregate amount of the remunerations paid or payable to the partners of the firm if the same has been already deducted while computing the net profit. ये बुक प्रॉफिट का डेफिनेशन है। ये भी मैंने पढ़ा दिया था सर। अब कोई बोलेगा सर नहीं पढ़ा है तो गलत बात होगा ना, ये हो चुका है। लास्ट 2-3 क्लास पुराना क्लास देखो, 1 या 2 क्लास पुराना देखो, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चंस भी करवाया था, ये वाला। ये फार्म हैज पेड 7.5 लाख एज रेम्यूनरेशन टू इट्स पार्टनर। भूल गए सर? वो फर्स्ट 3 लाख के ऊपर बुक प्रॉफिट 90% लिया जाता है और बाकी पोर्शंस में बैलेंस में होता है। मणिपुर से ये वाला क्वेश्चंस हुआ था इलस्ट्रेशन 12 का, 7.5 लाख वाला रेम्यूनरेशन वाला। इसलिए जब मैं इसको पढ़ाया था तो आपको बुक प्रॉफिट बता दिया था कि बुक प्रॉफिट क्या होता है। तो बुक प्रॉफिट और कुछ भी नहीं, द नेट प्रॉफिट एज शोन इन द पीएल फॉर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। माने अगर आप 23-24 का हिसाब कर रहे हो तो 22-23 और प्रीवियस ईयर। इस प्रीवियस ईयर में आप अपने पीएल में जो भी नेट प्रॉफिट करते हो एज पर द इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स, द अबव अमाउंट शुड बी इंक्रीज्ड बाय द रेम्यूनरेशंस पेड और पेबल। माने ये जो भी नेट प्रॉफिट होगा, इस नेट प्रॉफिट के साथ पार्टनर का रेम्यूनरेशंस, the above amount should be increased by the remunerations paid or payable to all the partners of the firm if the same has been deducted while computing the net profit. माने नेट प्रॉफिट मानो किसी बिजनेस का 10 लाख है और ये 10 लाख को कैलकुलेट करने के टाइम पे, इस 10 लाख को कैलकुलेट करने के टाइम पे टू पार्टनर रेम्यूनरेशंस बोल के आपने 2 लाख माइनस कर दिया और तब जाके 10 लाख आया था। लेकिन कहना यह चाहता है कि नेट प्रॉफिट के साथ अगर पार्टनर रेम्यूनरेशंस जो पेड और पेबल हो चुका है उसको ऐड बैक कर दो, ठीक है, उसको ऐड बैक कर दो 2 लाख, तो आपका बुक प्रॉफिट आएगा। इफ द सेम हैज बीन डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट, आप उसे ऐड बैक करो तो आपको बुक प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि नेट प्रॉफिट में अगर आपने उसको माइनस कर दिया था तो वो माइनस नहीं करना है। बुक प्रॉफिट चाहिए तो नेट प्रॉफिट में पार्टनर रेम्यूनरेशंस को वापस ऐड करो, ठीक है, तो जाके आपको बुक प्रॉफिट मिलेगा। बात समझ में आया ना? हेलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? टेल मी सर, रबट्टा बोझा कैसे कि जाए नहीं? Yes, sir. नाउ क्वेश्चन पे फोकस करें। वही चीज यहाँ पर फिर से बोला कि नेट प्रॉफिट क्या है। इन द प्रेजेंट केस द नेट प्रॉफिट गिवन इज बिफोर डिडक्शंस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एंड सैलरी टू द वर्किंग पार्टनर्स। ये सारा चीज डिडक्ट करने से पहले नेट प्रॉफिट का हिसाब दिया है। नेट प्रॉफिट गिवन इन इज बिफोर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एंड सैलरी टू द वर्किंग पार्टनर्स। तो आपका बुक प्रॉफिट जो है वो कुछ इस तरह का है। नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया था क्वेश्चन में बोलो? क्या दिया था? 7 लाख बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग। ये तीनों अमाउंट डिडक्ट करने से पहले आपने 7 लाख का नेट प्रॉफिट किया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? आपको सारा हिसाब को वापस ठीक करना है। तो नेट प्रॉफिट एज पर दी PL before deductions of depreciation, salary and interest is 7 lakh. Now point is that sets depreciation कितना होगा? अंडर सेक्शन 32 depreciation का ट्रीटमेंट PGBP कौन से सेक्शंस में बताता है? सेक्शन 32 बताता है, 32।
तो एज पर दी सेक्शन 32 आपका डिप्रिसिएशन वैल्यू कितना होगा? 1.5 लाख। अच्छा, डोंट यूज योर प्रीसियस ब्रेन बिकॉज ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो 1.5 लाख का डिप्रिसिएशन है। अगर नहीं दिया होता तो डिप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट के हिसाब से जैसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है कर लेते हैं, अकाउंट्स में भी करते हो, बट यहाँ पर इनकम टैक्स में ब्लॉक ऑफ एसेट एंगल से करते हो। तो 7 लाख में से 1.5 लाख इधर लेस होगा, 7 लाख में से 1.5 लाख इधर लेस होगा, और बुक प्रॉफिट इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितने का है? अलाउ करता है 12% पर एनम, बीइंग द मैक्सिमम अलाउएबल एज पर सेक्शन 40B। तो कितना कैपिटल भरा था? 5 लाख। कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस हुआ था? क्वेश्चन देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 15% पर एनम एज पर द डीड ऑफ पार्टनरशिप, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट इज 5 लाख। तो करना क्या है? 5 लाख का 15% कितना होता है सर? 5 लाख के 15% कत হয়? 75,000। बट इनकम टैक्स आपको अलाउ कितना करता है? रूल क्या कहता है सर? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर ऑथराइज्ड बाय एनी अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डेट एंड फॉलोइंग आफ्टर द डेट ऑफ पार्टनरशिप डेट to the extent of the excess of the amount calculated at 12% simple interest per annum maximum। तो 5 लाख का कितना मिलेगा आपको? कितना अलाउ करेगा खर्चा? 12% तक। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इधर डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे और इधर इंटरेस्ट 60,000 तक ही माइनस कर पाएंगे, ना कि 75,000। तो 5 लाख का अगर 12% अलाउ हो जाता है 60,000, तो कुल मिला के ये आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट के लिए माइनस करना चाहिए था, बट आपने नहीं किया था, है ना सर? आपने नहीं किया था। तो 7 लाख का नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। तो डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 7 लाख, सॉरी 1.5 लाख, और इधर हो गया 60,000 का इंटरेस्ट। तो कुल मिला के 2,10,000। तो आपका बुक प्रॉफिट क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट से ये दो अमाउंट माइनस कर दो, तो 4,90,000 इज योर बुक प्रॉफिट। बात समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, बेटा पूछा गैलो कि गैलो ना? इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी सर। बोल दो सर। सर दूसरे मुझे चीज तो नील अयन क्लियर तो? यस सर। तो 4,90,000 का बुक प्रॉफिट, पहले भी क्वेश्चन हुआ था बुक प्रॉफिट का, पहले भी बुक प्रॉफिट का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। नाउ अनदर पार्ट, कि सैलरी जो वर्किंग पार्टनर को पेमेंट हुआ है सर, क्या वो सही है? वर्किंग पार्टनर को जो सैलरी दिया गया है क्या वो सही है? देयर इज अ बिग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहता है देखो, क्वेश्चन कहता है सैलरी ऑफ 20,000 ईच पर मंथ पेबल टू 2 वर्किंग पार्टनर। इसका मतलब अगर मैं इसको एनुअल कन्वर्ट करना पड़ता है तो 20,000 इंटू 2 वर्किंग पार्टनर इंटू 12 महीना कितना होता है? 40,000 इंटू 12 कितना होता है? 4,80,000, है ना सर? 20,000 each per month payable to 2 working partners of the firm, 4,80,000 हो रहा है ना सर? है सर। एक्चुअल पेमेंट। लेकिन क्या आप 4,80,000 तक अलाउ, मतलब खर्चा माइनस कर सकते हो एक्चुअली पेड टू वर्किंग पार्टनर सैलरी? अब इसके लिए आपको सेक्शन 40 सबसेक्शन बी क्लॉज 5 का हिसाब देखना पड़ेगा, जो पहले भी बताया था। अगर आपको याद है तो इसके बारे में डिस्कशन पहले भी हुआ था, ये कोई फर्स्ट टाइम चर्चा नहीं हो रहा है सर। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन हुआ था ना, 40 सबसेक्शन बी क्लॉज 5, कि कितना तक का सैलरी अलाउ कर सकता है। उसका हिसाब था कि फर्स्ट 3 लाख प्रॉफिट के ऊपर 90% और 1.5 लाख, इनमें से जो हायर होगा। 40 सबसेक्शन बी क्लॉज 5 कहता है
As per the provisions, the salary paid to the working partner is allowed subject to following limits. जो पार्टनर है पर वर्किंग पार्टनर है, इनको जो सैलरी पे किया जाता है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड सैलरी शो कर दो। अच्छा, इसका ऐसा क्यों रूल बनाया? नॉर्मली सर थोड़ा दिमाग चलाओ, पीएल में टू सैलरी बोल के हम लोग अमाउंट दिखा सकते हैं, बिकॉज सैलरी इज एन एक्सपेंस, है ना। तो सैलरी अगर ज्यादा दिखा दे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सपोज बिजनेस ने 10 लाख का प्रॉफिट किया, अगर सैलरी 1 लाख था, ठीक है, या 3 लाख था मन, अब अगर 3 लाख को 4 लाख कर दोगे तो प्रॉफिट 10 लाख की जगह क्या हो जाएगा? 9 लाख हो जाएगा। अच्छा, अब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, माने वर्किंग पार्टनर जो काम करते हैं, उनको सैलरी बढ़ा के अपना प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकता है, यस और नो? एक फार्म अपने पार्टनर को, वर्किंग पार्टनर को सैलरी ज्यादा दिखा के म्यूचुअली नेट प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकता है, यस और नो? Yes, sir. तो इस तरह से मैनिपुलेशन करने से तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, क्योंकि 10 लाख में भी 30% टैक्स लगता है और 9 लाख में भी 30% टैक्स लगेगा। तो 10 लाख का 30% कितना होता है? 3 लाख। 9 लाख का 30% कितना होता है? 2,70,000। जस्ट इमेजिन करो, मैं मेरा एग्जाम्पल को, अगर इस तरह से हर एक फार्म गवर्नमेंट को 30,000 करके रेवेन्यू कम देगा, माने टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट का कम होगा। इंडिया में लाखों पार्टनरशिप फार्म है, करोड़ों पार्टनरशिप फार्म है, और अगर एटलीस्ट 10 लाख फार्म भी इस तरह का घोटाला करेगा तो कितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है, हिसाब लगा लो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बस एक एग्जाम्पल है, रियल सिचुएशन तो और भी भयंकर हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 40 सबसेक्शन बी क्लॉज 5 में रेस्ट्रिक्शन बना के रखा है, और ये रेस्ट्रिक्शन क्या बताते हैं कि फर्स्ट 3 लाख बुक प्रॉफिट में या लॉस के केस में, अगर लॉस है या 3 लाख का प्रॉफिट जो भी है, ऑन द फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस, जितना आपका बुक प्रॉफिट होगा उसका 90% और 1.5 लाख, whichever is higher। तो 4,90,000 का 90% कितना होता है? अच्छा, 4,90,000 का नहीं, सॉरी, 4,90,000 बुक प्रॉफिट है, इसका पहला 3 लाख, सॉरी सर, फर्स्ट 3 लाख का 90% कितना होता है? 2,70,000। 3 लाख का 90%, तो 2,70,000 बढ़ा कि 1.5 लाख बढ़ा? बोलो, 2,70,000 बढ़ा कि 1.5 लाख बढ़ा? 2,70,000। 2,70,000। तो कौन सा लाना चाहिए? 2,70,000, है ना? 2,70,000 आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट बैलेंस जो बचा है, जो बाकी हिसाब है, 3 लाख का हिसाब तो हो गया, बाकी कितना बचा? 4,90,000 इज द टोटल बुक प्रॉफिट। सो 4,90,000 माइनस 3 लाख, जो डिफरेंस है इसके ऊपर क्या? 60%। बाकी प्रॉफिट का, बाकी हिसाब का 60%, ये हिसाब होता है। तो फर्स्ट 3 लाख का प्रॉफिट का 90% और 1.5 लाख व्हिचएवर इज मोर, और बैलेंस प्रॉफिट का, बुक प्रॉफिट का 60%। तो इधर 2,70,000, इधर 1,40,000, दोनों को मिला के ऐड करके जितना होता है, ये मैक्सिमम पार्टनर सैलरी पार्टनरशिप में इनकम टैक्स अलाउ करता है। इन दिस करंट केस 3,84,000 हो रहा है, लेकिन रियल में कितना सैलरी पे किया है एक्चुअल में? बोलो, एक्चुअल में कितना किया है, और अलाउ इनकम टैक्स कितना कर रहा है?
डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। Yes, sir. इनकम टैक्स अलाउ कर रहा है 40 सब, कौन सा सेक्शन बता रहा है? 40 सबसेक्शन बी क्लॉज 5, 40 सबसेक्शन बी क्लॉज 5 बता रहा है कि आप मैक्सिमम इतना ले सकते हो। अच्छा 3,84,000 कैसे आया, यही मेन बात है। फर्स्ट 3 लाख बुक प्रॉफिट का 90% और 1.5 लाख व्हिचएवर इज मोर, और बैलेंस का 60% बुक प्रॉफिट का, दोनों को मिला के मैक्सिमम सैलरी अलाउेबल करेगा आपको 3,84,000 इन द करंट केस। लेकिन रियल में आपने किया 4,80,000, तो इतना नहीं कर पाओगे, 4,80,000 नहीं कर पाओगे, ओनली 3,84,000 में ही आपको थमना पड़ेगा। तो आपको 2 क्वेश्चंस पूछा था, आपको 2 क्वेश्चंस पूछा था। बुक प्रॉफिट जो कि हमारे केस में 4,90,000 और अलाउेबल वर्किंग पार्टनर सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 एज पर सेक्शन 40B सबसेक्शन 5 3,84,000। क्लियर? अगर ऐसा जवाब दोगे तो 5 नंबर रहेगा, तो 5 में 5 मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा? अगर नहीं दे पाओगे तो बाबा जी का, अरे बाबा जी का क्या, छोड़ो सर। ऐसे गाना था ना सर, तेरे प्यार में मुझको क्या मिला, तो बाबा जी का ठुल्लो, आई डोंट नो उसका रियल मतलब क्या है, बोलना नहीं चाहिए, बट सुनता था सर, एक जमाने में बड़ा चला है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए करवाया आपको। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा है, और ये तभी कर पाओगे सर जब डिटेल्स प्रोविजंस का दिमाग क्लियर रहेगा। देखो 20,000 ईच करके जो सिस्टम है, ये सेक्शन 40 सबसेक्शन 5 बी क्लॉज 5 में बोला है, तब जाके आप इसका हिसाब कर पाओगे। डिप्रिसिएशन सेक्शन 32 का मैटर है, ऐसे तो यहाँ पर कंप्यूटेड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 40B का एरिया है कि आप 12% सिंपल इंटरेस्ट अलाउ करेगा, उससे ज्यादा इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेगा, है ना। तो इफ यू डोंट नो द प्रोविजंस देन हाउ कैन यू कैलकुलेट दीज थिंग्स? If you don't know the provisions properly, then how can you calculate these things? The calculation, to make the calculations proper, to make the calculation accurate, you must know the provisions first and clear. प्लीज बात को समझा करो सर। मैं समझ सकता हूँ कि जब मैं प्रोविजंस पढ़ाता रहता हूँ आप लोग थोड़ा सा सुनते सुनते बोर हो जाते हो, पर सर पूरा खेल तो प्रोविजंस का है। दिमाग कितना लगा आपका? दिमाग हल्का सा, मैक्सिमम तो प्रोविजंस को यूज करना था। अच्छा एक और क्वेश्चन करना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक पूरा सेक्शंस को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। थोड़ा हटके क्वेश्चन है, हटके इन द सेंस नॉट वेरी कॉमन क्वेश्चन, बट इसका एक चीज क्या है कि नॉलेजेबल क्वेश्चन। हरी, हरी कौन? हरी एन इंडिविजुअल carried on the business of purchase and sale of agricultural commodity। ये बेसिकली एग्रीकल्चरल कमोडिटी का ट्रेडिंग करता है, जैसे कि धंधा करता है। धंधा किस चीज का धंधा करता है? धंधा माने बिजनेस, एग्रीकल्चरल कमोडिटी का, जैसे कि पैडी, पैडी माने धान, व्हीट, व्हीट माने गम, ओके, धान का काम करता है, धान या चावल जो भी बोलो आप, पैडी, व्हीट एटसेट्रा, ठीक है। व्हीट माने गम, ओके। तो धान गम ये सब चीजों का क्या करता है सर? बाइंग सेलिंग करता रहता है। He borrowed loan from Andhra Pradesh State Financial Corporation। अब हरी जो है ये आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लोन लिया है, एंड इंडियन बैंक से भी, एंड हैज नॉट पेड इंटरेस्ट एज डिटेल्ड हियर अंडर, और इंटरेस्ट पे नहीं किया। आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का लोन का इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर 21-22 का एंड प्रीवियस ईयर 22-23 का बता रहा है 15 लाख, और इंडियन बैंक का प्रीवियस ईयर 22-23 का इंटरेस्ट है 30 लाख। कुल मिला के उसका इंटरेस्ट होता है 45 लाख का।
एपीएफसी माने आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का एज वेल एज इंडियन बैंक का मिला के 45 लाख। सिचुएशंस को क्लियर रखना, सिचुएशंस क्लियर कट होना चाहिए, बात को समझे सर। ओके, अब ऐसे सिचुएशंस में both APSFC माने आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन and Indian Bank, while restructuring the loan facilities of Hari during the year 22-23, converted the above interest payable by Hari to them as a loan repayable in 60 equal installments. Point to be noted, sir. आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड इंडियन बैंक लोन फैसिलिटीज को रिस्ट्रक्चर कर रहा है जो हरी को उन्होंने दिया था। 22-23 में क्या कर रहे हैं बैंक्स, क्या कर रहे हैं, कन्वर्टेड द अबव इंटरेस्ट पेबल जो हरी को पे करना था, किनको, एपीएफसी को, सॉरी एपीएसएफसी एंड इंडियन बैंक दोनों को, इसको रिस्ट्रक्चर कर रहा है। कन्वर्टेड द अबव इंटरेस्ट पेबल बाय हरी टू देम एज ए लोन रीपेबल इन 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। जो लोन उसको पे करना था, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर रहा है इंटरेस्ट पेबल को, पेबल मैंने बाकी था हरी का, उसको 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रीपेबल करने का रिकॉन्स्ट्रक्ट कर रहा है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 हरी पेड 5 इंस्टॉलमेंट्स टू एपीएसएफसी। 31 मार्च 2023 तक का जो हिसाब है उसमें हरी ने 5 इंस्टॉलमेंट आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल को दिया है और 3 इंस्टॉलमेंट इंडियन बैंक को दिया। हरी क्लेम करता है एंटायर इंटरेस्ट ऑफ 45 लाख as an expenditure while computing the income from business for the purpose of sale of agricultural commodity। पूरा का पूरा 45 लाख इंटरेस्ट के तौर पे पीएल में क्लेम करना चाहता है कि उसका खर्चा है। बोल द क्वेश्चन जो आपको पीजीबीपी पूछ रहे हैं, प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पूछता है क्या हरी अपना 45 लाख पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो पेबल है उसका, उसको कंप्लीटली क्लेम कर पाएगा, वो पीएल में डेबिट कर पाएगा। एग्जामिन वेदर हिज क्लेम इज वैलिड एंड इफ नॉट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी अलाउड। तो कितना मैक्सिमम अमाउंट हरी को अलाउ किया जाएगा इंटरेस्ट के तौर पे जो कि उसका एक खर्चा है। पहले तो आप मुझे इतना बताओ कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं आपको इस कहानी का आगे का बात बताऊंगा। क्वेश्चन क्लियर है? जस्ट टेल मी दिस थिंग्स, फिर आगे का कहानी बताता हूँ। बोलो सर, क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? क्वेश्चन बुझते পেরেছিস? Yes, sir. सोनिका क्वेश्चन की বোঝা যায়নি? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। নীল 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 का आवाज नहीं आ रहा। নীল क्वेश्चन বুঝতে পেরেছিস? কোথায় চলে গেছে? अच्छा देखो, एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये किस सेक्शन को रेफर करता है जानते हो? ये सेक्शन 43B का एरिया है। सर्टेन डिडक्शंस टू बी मेड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। कुछ डिडक्शन ऐसे होते हैं जिसको इनकम टैक्स सिर्फ एक्चुअल पेमेंट में ही अलाउ करता है, अगर एक्चुअल पेमेंट नहीं है तो अलाउ नहीं करता। सर माने पेबल पे नहीं करेगा, पेड होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं। पेबल पे नहीं करेगा, पेड होगा तभी अलाउ करेगा। नॉर्मली ये कोई एक सिस्टम नहीं है, इसमें काफी सारे पॉइंट्स है। इसमें तो हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा, बट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग
जो इस पॉइंट के अंदर क्लेम किया जा सकता है। पेड होने पे क्लेम करोगे, नहीं तो नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ लाइंस करके सुनाता हूँ। अच्छा, एग्जाम में इनमें से कोई भी पॉइंट उठा के सवाल कर सकता है। 43B, जैसे कि एनी सम पेबल टू बाय वे ऑफ टैक्स, ड्यूटी। पेबल माने टैक्स देना बाकी है। ड्यूटी भी क्या होता है? ड्यूटी माने आल्सो टाइप ऑफ टैक्स। ऐसे बोलते हैं ना, कस्टम ड्यूटी माने इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स को ड्यूटी बोलते हैं। सेस इज आल्सो टैक्स। फी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, जो भी नाम से पुकारो, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। अगर ये खर्चा अलाउ करेगा, टैक्स पे करना अगर अलाउड है, ड्यूटी पे करना अलाउड है, सेस पे करना अलाउड है, फी पे करना अलाउड है, लेकिन जब पे करोगे तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं। एनी सम पेबल बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of the employee। अगर कोई एम्प्लॉयर माने कोई बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड के एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर रहा है, जिसमें एम्प्लॉय का वेलफेयर होता है, लेकिन पैसा जमा एक्चुअल में करेगा तभी एम्प्लॉयर वो पर्टिकुलर प्रोविडेंट फंड का पैसा को डिडक्शंस के तौर पे क्लेम कर सकता है। फिर पेबल करके दिखा देगा तो उसको अलाउ नहीं करेगा। इसलिए बोला एनी सम पेबल बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड और सुपरएनुएशन फंड और ग्रेचुइटी फंड, व्हाटएवर नेम बी कॉल्ड, जो कि एक्चुअली एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए हैं। एक्चुअल में पेमेंट होगा तभी जाके उसका डिडक्शंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं। बोनस कमीशन फॉर सर्विस रेंडर्ड पेबल टू एम्प्लॉइज, एक्चुअल में पे करेगा तभी होगा। नाउ कम्स दी आवर क्वेश्चन। हम लोग जो मिस्टर हरी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला पॉइंट है, एनी सम पेबल बाय द एसएससी एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और बोरोइंग फ्रॉम एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस और स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस। समझ में आ रहा है साहब? यही वाला क्वेश्चन था ना, इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और बोरोइंग फ्रॉम एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस और स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस। हमारे केस में एसएफसी था, आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। अगर कोई भी इंटरेस्ट बाकी है, एनी सम पेबल बाय द एसएससी एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन बोरोइंग एटसेट्रा, जब एक्चुअल में पे करेगा तभी डिडक्शंस ले सकता है। Any sum payable by the SSC as interest on any loan or borrowing from a deposit taking non-banking financial company, इसको NBFC बोलते हैं। और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपोजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी के बारे में जानते हो सर? एनबीएफसी कौन होते हैं? एनबीएफसी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेता, बट जिसका टोटल एसेट 500 करोड़ से कम नहीं है एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, और वो जो कुछ भी करते हैं एज पर आरबीआई एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, आप लोग मुझे कोई एनबीएफसी का नाम बता सकते हो सर? बहुत सारा है। एनबीएफसी लिस्ट एज पर आरबीआई, पूरा लंबा लिस्ट है सर। ये देखो, इसमें पूरा नाम के साथ दिया हुआ है। अरे बाप रे, इसमें कहाँ ढूंढोगे, पागल हो जाओगे। चलो ये बहुत बड़ा जगह हो जाएगा। मैं आपको इन सिंपल गूगल करके दिखा देता हूँ। आरबीआई के साइट में आपको ओरिजिनल डेटा मिल जाएगा। ये देखो, सीएनबीसी के रिपोर्ट से दिखा देता हूँ, चलो थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। लुक एट सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे, ये कब का डेटा है? 2022 का। ये देखो, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बट ये डिपॉजिट लेता है। बजाज फाइनेंस डिपॉजिट लेता है।
श्रीराम ट्रांसपोर्ट ऑफ फाइनेंस डिपॉजिट लेता है। टाटा सन्स सीआईसी कैटेगरी में है। एल&टी फाइनेंस नॉन डिपॉजिट वाले हैं। अब नाम जानो, अभी एनबीएफसी का क्लास नहीं चल रहा है। एनबीएफसी लॉ होता है, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले या सीएसईएम में फाइनल में एनबीएफसी लॉ पढ़ाया जाता है। फिलहाल आपको मैं नाम बता रहा हूँ, ये बैंक जैसा ही काम करता है, आप लोग नाम भी सुने होंगे। एल&टी फाइनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग, पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी, शांघवी फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग, टाटा कैपिटल, आदित्य बिरला फाइनेंस। नाम सुना है कि नहीं सुना? बजाज हाउसिंग, मुथूट फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस। अरे नाम सुना है कि नहीं सुना? पॉपुलर नाम है सर, सुना तो होगा क्या रे? नाम नहीं सुना? अच्छा कोई बात नहीं, अगर नहीं सुना है तो बाद में सुन लेना। ये सब यही सब तो सर, जगह ये है। सारे तो निधि कंपनी है ना सर? कौन सा? एनबीएफसी वाले निधि नहीं नहीं, कंपनी के। निधि कंपनी अलग होता है, वो भी एक टाइप ऑफ एनबीएफसी है। अच्छा सर। निधि इज अ टाइप ऑफ एनबीएफसी, बट एनबीएफसी का प्रॉपर जो मार्केट में अवेलेबल वो ये सब है। हाउसिंग फाइनेंस में है, कंज्यूमर फाइनेंस में है। मतलब क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बैंक में जाते हो, बैंक आपको लोन नहीं देता है, पर एनबीएफसी आपको कंपेरेटिवली इजी लोन प्रोवाइड करता है। थोड़ा कम पेपर्स में भी आपको थोड़ा सा मार्केट को दे देता है लोगों को। बैंक झमेला करता है, बट एनबीएफसी थोड़ा इजी है, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है तभी वो फाइनेंशियल मार्केट को पकड़ के रखा है। निधि इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनबीएफसी, बट निधि में मेंबर बनना पड़ता है। अगर आपको निधि कंपनी से लोन चाहिए या निधि कंपनी को एडवांस देना है, वो एक मेंबरशिप करके चलता है जो साउथ इंडिया में दिखता है। दे आर नॉट वेरी पॉपुलर नेशनली। निधि कंपनी नेशनल लेवल में पॉपुलर नहीं, लोकल लेवल में पॉपुलर है। किसी स्टेट के अंदर आपको कुछ निधि का नाम मिल जाएगा इस तरह का, ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी है, बट ये जितना सारा नाम आपको मैं बता रहा हूँ, ये सब टॉप टॉप कंपनीज का नाम है, जहां पर आगे जाके आप लोग भी जॉब के लिए सोचोगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये सब। बैंकिंग रिलेटेड काम करना, यहाँ पर आपको अकाउंट्स रिलेटेड जॉब, ऑडिट रिलेटेड जॉब, टैक्सेशन रिलेटेड जॉब, स्टॉक मार्केट रिलेटेड जॉब, म्यूचुअल फंड रिलेटेड जॉब, सारा चीज यहाँ पर आपको मिलता है। यही सब तो एरिया है जहां पर आगे जाके आप लोग जॉब के लिए सोचोगे। तो अगर आप किसी एनबीएफसी से भी लोन कोई ले रहा है और उसका इंटरेस्ट बाकी है, तो जब तक एक्चुअल में पेमेंट नहीं होगा तब तक आप उसको क्लेम नहीं कर पाओगे। सिर्फ पेबल के बेसिस में क्लेम नहीं हो सकता, वही बता रहा है। इवन इंटरेस्ट ऑन एनी लोन ऑन एडवांस फ्रॉम ए शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक मैंने आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक या कोऑपरेटिव बैंक, उसका भी सेम कॉन्सेप्ट। एनी सम पेड बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर इन लीव ऑफ अर्न लीव ऑफ हिज एम्प्लॉय। लीव इनकैशमेंट के बारे में हम लोग सैलरी में पढ़ाई किए हैं सर। जो लोग सैलरी चैप्टर कर चुके हैं उनको पता है लीव इनकैशमेंट। लीव का पैसा मिलता है, माने अगर आप लीव नहीं लेते हो और लीव जमा करते हो और बाद में आपका एम्प्लॉयर आपको उस लीव का अमाउंट पे करता है, तो वो अमाउंट भी अगर जब तक पेमेंट नहीं हो जाता, जब तक आप उसका पेमेंट नहीं, एम्प्लॉयर पेमेंट नहीं कर देता है, तब तक उसका क्लेम नहीं कर सकता। एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू द इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट्स, एक्चुअल पेमेंट होगा तभी आप टैक्स में डिडक्शंस के मतलब पीजीपीपी में उसको खर्चा दिखा सकते हो, पीएल में उसको खर्चा दिखा सकते हो। एक बात और है सर, फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डिडक्शंस इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मैंने 23-24 में डिडक्शंस चाहते हो तो 22-23 प्रीवियस ईयर में वो हिसाब दिखाना होगा, इन विच द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, द अबव सम्स हैव टू बी पेड बाय द एसएससी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, दैट इज 139 सबसेक्शन 1। रिटर्न फाइलिंग के डेट से, ड्यू डेट से पहले करना पड़ेगा, तभी जाके कर पाओगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, चलो एग्जाम्पल भी पढ़ा देते हैं। An assessee may collect GST from customers during the month of March 2023. However, in respect of such collections,
he may have to discharge the liability only within say 20th April, नेक्स्ट मंथ का 20th अप्रैल, मार्च का जीएसटी आप 20th अप्रैल को डिस्चार्ज करोगे अंडर जीएसटी लॉ. So the explanation this type of liability also. Consequently, if an assessee following accrual method of accounting has created a provision in respect of such a liability, the same is not deductible unless remitted within the due date specified in this section. अरे मार्च में जीएसटी एक्रू हो जाता है कि मार्च मंथ का जो सेल है उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट आपको करना है, और वो कलेक्ट कब करोगे? अप्रैल में करोगे. तो अप्रैल में जब कलेक्ट होगा तभी आप एक्चुअल कलेक्ट कर पाओगे, है ना, या जिसको पे करने वो पे करेगा. तो जब तक एक्चुअल लेवल ऑफ कलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप डिडक्शन अलाउड मैंने दिखा नहीं सकते. वही बताना चाह रहा है. अनदर एक पॉइंट सर, कन्वर्शन ऑफ इंटरेस्ट इनटू अ लोन. इंटरेस्ट को अगर लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इंटरेस्ट को लोन में इनटू ए लोन और बोरोइंग और डिवेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमारे क्वेश्चंस में हुआ है, किसी का इंटरेस्ट बाकी है और बैंक ने उसको लोन में कन्वर्ट कर दिया. यानी इंटरेस्ट क्या होता है? लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है. अगर इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर दिया जाए, ये बेसिकली एक सुविधा कर दिया गया कि ठीक है आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा बट लोन दे दो इतना इंस्टॉलमेंट में, सूद नहीं लेंगे आपसे. सो एक्सप्लेनेशन 3C, 3CA and 3D clarify that if and sum payable by the assessee as interest on any such loan or borrowing or advance referred to in DEF, बेसिकली ये ऊपर में बोला था, यहाँ पर ये जो DEF, दिस वन DEF, ये जो इंटरेस्ट है इस इंटरेस्ट के बारे में बोल रहे हैं. अगर इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर दिया गया है, किसका इंटरेस्ट? किसी भी बोरोइंग का, एडवांस का, डिवेंचर का और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच द लायबिलिटी टू पे इज डिफर्ड टू अ फ्यूचर डेट. मैंने आपका लायबिलिटी फ्यूचर में डिफर कर दिया गया. डिफर मैंने ट्रांसफर कर दिया गया. द इंटरेस्ट सो कन्वर्टेड एंड नॉट एक्चुअली पेड शैल नॉट बी डीम्ड एज एक्चुअल पेमेंट. अगर इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर दिया गया उसे हम लोग कभी भी पेमेंट नहीं मानेंगे एंड हेंस वुड नॉट बी अलाउड एज डिडक्शंस. The clarification explanation only reiterate the rationale that conversion of interest into loan or borrowing or advance or to debenture or any other instrument by which the liability to pay is deferred at a future date does not amount to actual payment. आपका इंटरेस्ट बाकी है बैंक के पास, बैंक आपका इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर रहा है, तो आप बोल रहे हो कि मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, मैंने एक्चुअल इंटरेस्ट पे कर दिया. ऐसा नहीं है, वो तो बैंक आपको सुविधा दे रहा है. तो बैंक सुविधा दे रहे वो बैंक समझेगा, पर इनकम टैक्स उसको ऐसा नहीं मानेगा कि आपने एक्चुअली पेमेंट कर दी. तो जब तक पेमेंट एक्चुअल में नहीं होगा तब तक आप उसका डिडक्शंस नहीं ले सकते. ओके, अब इस पूरा सिचुएशंस को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा पेशेंस रखो. ये 43B का एरिया है सर, ये जो मैं बात कर रहा हूँ दिस इज 43B, और ये 43B आपको ये हरी वाला क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा. आपको मैं वापस हरी का क्वेश्चन बताता हूं सर. हरी ने आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंस से और इंडियन बैंक से, इंडियन बैंक कौन है? आरबीआई रजिस्टर्ड शेड्यूल बैंक है, और एफईएसएफसी एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ना, एनबीएफसी टाइप का ये फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट. यहाँ से लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट बाकी है, उसका इंटरेस्ट बाकी है. आंध्र प्रदेश के पास 15 लाख का और इंडियन बैंक के पास 30 लाख का, कुल मिला के 45 लाख. ध्यान से सुनना, क्वेश्चन वापस बता रहा. प्रोविजंस पढ़ने के बाद एक अलग अलग पहलू होता है. प्रोविजंस ना जान के एक बार पढ़ा और एक बार प्रोविजंस पढ़ के पढ़ा, दोनों में फर्क हो जाएगा. बोथ आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल्स एंड इंडियन बैंक रिस्ट्रक्चर इन द लोन फैसिलिटीज ऑफ हरी ड्यूरिंग द ईयर 22-23, उसको कन्वर्ट कर रहा है अब इंटरेस्ट पेबल को एज ए लोन, और बता रहा है कि 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रीपे करना है. और ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, माने हमारा करंट प्रीवियस ईयर एज पर द इनकम टैक्स, हरी ने 5 इंस्टॉलमेंट आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंस को दिया और 3 इंस्टॉलमेंट इंडियन बैंक को दिया. हरी का मानना है कि पूरा का पूरा 45 लाख जो इंटरेस्ट है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट और इंटरेस्ट नहीं रहा, ये तो लोन में कन्वर्ट हो गया. हरी कहना चाहता है कि मेरा इंटरेस्ट तो नहीं है अभी, तो मैं पूरा का पूरा इंटरेस्ट डिडक्शंस के तौर पे पीएल में दिखाऊंगा. इनकम टैक्स कहता है
ना रे बाबा ना, आपको करने नहीं देंगे। पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको डिडक्शंस के लिए अलाउ नहीं करेंगे पीएल में। जितना पे करोगे उतना अलाउ करेंगे। और एक बात और, क्योंकि अभी आपको मैंने जो प्रोविजंस पढ़ा के सुनाया था, अभी पढ़ के सुनाया कि अगर कोई इंटरेस्ट जो सेक्शन 3C 3CA एंड 3D में बोला है कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर कोई बैंक, अगर कोई एनबीएफसी का लोन का इंटरेस्ट है और बाद में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर रहा है और उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंटरेस्ट पे हो गया है, डीम्ड नहीं होगा। ठीक है, अब इसका जवाब कैसे देना है ध्यान से देखो। यानी हरी तो क्लेम कर रहा है कि मेरा 45 लाख का इंटरेस्ट है और मैं पूरा का पूरा 45 लाख इंटरेस्ट को क्लेम करूंगा इंटरेस्ट के तौर पे, क्योंकि इंटरेस्ट इज माय एक्सपेंस। लेकिन गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये होने नहीं दे सकता। 43B इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो कैसे जवाब देना है, हाउ टू आंसर, हाउ टू आंसर, कैसे लिखोगे आंसर को और कैसे कैलकुलेशन दिखाओगे। तो ऐसे लिखना पड़ेगा सर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43B any interest payable on the term loan to specified financial institution and any interest payable on any loans and advance in connected with scheduled bank shall be allowed only in the year of payment। तभी आपको पेमेंट अलाउ करेगा पीएल में जब आप पेमेंट करोगे ऑफ सच इंटरेस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द एसएससी। अब कोई भी अकाउंटिंग मेथड फॉलो करो डजंट मैटर, जब पे करोगे तब अलाउ कर लेगा पीएल में। वेयर देयर इज अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय द एसएससी, अगर आपने इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट कर दिया, सच अनपेड इंटरेस्ट में बी कन्वर्टेड इनटू लोन, जो अनपेड इंटरेस्ट है वो लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सच कन्वर्जन ऑफ अनपेड इंटरेस्ट इनटू लोन शैल नॉट बी कंस्ट्रूड एज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि अभी आपका इंटरेस्ट नहीं है, वो तो लोन हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सेक्शन 43B के तहत कि इंटरेस्ट खत्म हो गया। अच्छा, लोन आपका खर्चा है कि इंटरेस्ट आपका खर्चा है? हेलो, अकाउंट्स का दिमाग प्लीज। पीएल में हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाते हैं, क्या पीएल में लोन दिखाते हैं? नहीं सर। लोन कहाँ जाता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लोन दिखता है, तो दोनों में फर्क है ना सर, इसीलिए तो बात बार बार हो रहा है। इसका मतलब देखो, आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया लोन में, अकाउंट वाइज वो लोन हो गया एज पर अकाउंट, पर डिपार्टमेंट इनकम टैक्स कहते हैं कि ठीक है आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, उसको लोन में कन्वर्ट कर दिया बैंक ने, इट्स ओके, बट 43B आपको ये होने नहीं देगा। 43B आपका इंटरेस्ट को, मैंने लोन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंटरेस्ट का माइनस नहीं देगा, ऐसा नहीं। The amount of unpaid interest so converted as loan shall be allowed as deductions only in the year in which the converted loan is actually paid। जब आप एक्चुअल में पे करो तभी आपको अलाउ करेगा, नहीं तो नहीं। तो इन द गिवन केस, हमारा जो हरी जी का केस है, इन आवर हरी वाला का केस जो है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का क्या करता है सर, डीलिंग्स करता है, कंसेंट्रेशन भटका तो दुर्घटना घट जाएगा, कंसेंट्रेशन रखो। हरी का आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंस के पास कितने का लोन है? 15 लाख का। इंडियन बैंक के पास, सॉरी लोन नहीं, इंटरेस्ट है, अनपेड इंटरेस्ट है, और इंडियन बैंक के पास 30 लाख का इंटरेस्ट है। इसको लोन में कन्वर्ट कर दिया गया, and such conversion would not amount to payment of interest and would not therefore be eligible for deduction in the year of which of such conversion। Hence claim of Hari that the entire interest of 45 lakh is to be allowed as deduction in the year of conversion is not tenable। हरी ने जो 45 लाख डिडक्शंस के तौर पे क्लेम कर रहा था, ये टेनेबल नहीं है। टेनेबल माने संभव नहीं है, नॉट टेनेबल, असंभव है। डिडक्शंस कब मिलेगा हरी को? जब वो रीपे करेगा। अकॉर्डिंगली द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शंस फॉर 23-24 क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग आंध्र प्रदेश के पास 15 लाख है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 60,000 है, पर इंस्टॉलमेंट में कितना देना पड़ेगा? हिसाब लगाओ। 15 लाख को अगर 60 इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पर इंस्टॉलमेंट में कितना देना पड़ेगा? 25,000।
প্লিজ ক্যালকুলেট करके बताओ কত হচ্ছে। हेलो हाँ सर 25,000। 25,000। अच्छा कितना पेमेंट किया है हरी ने, इंस्टॉलमेंट पेड। 5, यस ना। इंस्टॉलमेंट पेड कितना हुआ, 5। यही तो क्वेश्चन में भी बताया था यहाँ पर कि हरी 5 इंस्टॉलमेंट बाद में पे किया, लास्ट में बोला था ना 2022-23 के एंड पे। हरी पेड 5 इंस्टॉलमेंट टू एपीएसएफसी एंड 3 इंस्टॉलमेंट टू इंडियन बैंक। कितना आसान हो जाएगा देखो अभी। तो 25,000 करके 5 इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो कितना पेमेंट किया, 1,25,000। इंडियन बैंक के केस में उसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट होता है 50,000। इंस्टॉलमेंट पेड है 3, तो कुल मिला के कितना पे किया, 1.5 लाख। तो टोटल पेमेंट कितना हो गया, 1,25,000 टू एपीएसएफसी एंड 1,50,000 टू इंडियन बैंक। तो टोटल अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन इज 2,75,000। 2,75,000 ही डिडक्शन क्लेम कर सकता है, ना कि 45 लाख। समझ में आ गया सर, समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलो। কিরে বোঝা গেছে 43B हाँ सर। যতটা পে করবে, পে করলে তবেই ক্লেম করতে পারবে। ইন্টারেস্ট পেয়েবল হলে বা ইন্টারেস্টকে যদি লোনে কনভার্ট করে দেয়, তার মানে এটা নয় কি ইন্টারেস্ট শেষ হয়ে গেল আর আমি পুরোটাকে ইন্টারেস্ট ক্লেম করে নেবো ডিডাকশন হিসেবে। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज ऑल अबाउट 43B। और ये सिर्फ इंटरेस्ट रिलेटेड ही नहीं होता है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारा और भी चीजें हैं जो आपको एक्चुअल पेमेंट में डिडक्शन से अलाउबल होता है पीएल में, अदरवाइज नहीं, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको लिस्ट पढ़ के सुनाया। ठीक है, तो ये था 43B का चर्चा। आज मैं इतना ही रखूंगा सर, ज्यादा लोड अब नहीं देने वाला हूं मैं। नेक्स्ट क्लास मैं आपको 43CA, ओके, सैटरडे वाला क्लास में आपको 43CA एंड 44AB और 44AA पढ़ाऊंगा। 44AA उनके बारे में बात होगा सर, कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। 43 CA जो है वो आपका स्टैम्प ड्यूटी रिगार्डिंग बात होगा, और 44AB टैक्स ऑडिट के बारे में बात होगा, और 44A 4 सेक्शन बाकी है इंपॉर्टेंट एक्चुअली। वो 4 सेक्शन हो जाएगा फिर बल्ले बल्ले फिर पीजीपी में टेस्ट होगा। रेडी होना चालू हो जाओ सर, सितंबर ऑनवर्ड्स नहीं, सितंबर से ऑफलाइन टेस्ट का डेट दे देंगे। आना है, टेस्ट देना है, डाउट होगा तो क्लियर करना है और घर जाना है। सो माइंड इट, हाँ, तभी जाके बन पाओगे सर। আজকে সেপ্টেম্বর থেকে নেবেন? হ্যাঁ টেস্ট সেপ্টেম্বর থেকে নেব। तो चैप्टर रेडी করে নে স্যার। पीजीपीपी कंप्लीट ऑलमोस्ट पीजीपीपी रेडी कर लो। जिनका सैलरी हो चुका है वो सैलरी रेडी कर लो, जिनका हाउस प्रॉपर्टी हो चुका है हाउस प्रॉपर्टी रेडी कर लो, जिनका सब हो चुका है वो सब रेडी करो, जिसका जो नहीं हुआ है वो बाद में करेगा। ठीक है, मैं चैप्टर बता दूंगा सर कि कब कौन से चैप्टर में टेस्ट होगा और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा। टेस्ट मैंने सिर्फ टेस्ट नहीं, डिस्कशन भी होगा, सो मिस मत करना ऑफलाइन। ओके यस सर। ओके सर, चलो कल छुट्टी रहेगा, कल कोई भी क्लास नहीं रहेगा। ठीक है, टुमारो नो क्लास, मैं मैसेज कर दूंगा। राखी के लिए कल छुट्टी है। हाँ बोलो सर, बोलो नील बॉल। স্যার বলছি ল্যাপটপ থেকে কিভাবে ওই লিংকটা আমি নেব, মানে মাইক্রোসফট যদি আমি ল্যাপটপ থেকে করতে চাই?